नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सरकार बेहद रफ्तार से चल रही है और जो स्थिति आगे आएगी उससे निपटने के लिए अभी से तैयार हो चली है। बात नरेंद्र मोदी सरकार की हो रही है। बैठकों का दौर, निर्णय लेने की स्थिति, लेकिन कुछ उलझन है। राज्यों की भागीदारी हो कैसे, निर्णय लेने में वो साथ खड़े कैसे हो, बात आज इन्हीं सब पर होगी। कभी महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग किए थे, अब नरेंद्र मोदी सत्ता के प्रयोग कर रहे हैं। जी, सत्ता के इन प्रयोग के बीच आज बैठकों का सिलसिला जो शुरू हुआ उसमें 4 मंत्री सबसे पहले 7RCR पहुंचे, उसके बाद 2 राज्य मंत्री पहुंचे, सेक्रेटरीज पहुंचे। स्क्रीन पर देखिए, दरअसल 4 मंत्रियों में रामविलास पासवान, पीडीएस सिस्टम सुधरेगा कैसे पता नहीं, पानी को लेकर सिंचाई व्यवस्था कैसे इस देश में हो उसके लिए मानव संसाधन मंत्री को रास्ता खोजना है, उमा भारती की भी जिक्र कर रहे हैं। फर्टिलाइजर मंत्री को बहुत चिंता है कि इन सब के बीच खाद कैसे पहुंची, तो हर की बातचीत जो हो रही थी वैकल्पिक फसलों पर जोर दिया जाएगा। कृषि मंत्री का यह भी प्लान है। जांच होनी चाहिए दरअसल उस मिट्टी की जहां पर फसल उगाई जाती है, तो अपने अपने तरह की योजना है। भंडारण की पुख्ता व्यवस्था हो, व्यापारियों के स्टॉक की सीमा तय हो। यह बात खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से आया है। चावल गेहूं का बफर स्टॉक बढ़े, ये जिक्र रामविलास पासवान की तरफ से आया। MPSC के लेकर भी बात की गई है। और इन सब के बीच खाद को लेकर अनंत कुमार ने अपनी बात को रखा है, किस तरीके से यूरिया और डिकम्पोस्ट पर सरकारी नियंत्रण हट जाए। देश भर में जलाशयों की स्थिति में सुधार की बात पानी को लेकर है। इस देश में सिंचाई की व्यवस्था आज की तारीख में भी 10 से 12% जमीन से ज्यादा है नहीं। क्या ये वाकई माना जाए कि इस दौर में जनादेश जिस रूप में सरकार के साथ खड़ा है, इसमें पहली बार जिम्मेदारी के भाव से खुद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं? बाकी मिनिस्टर्स क्या करें, कैसे करें, बात सब पर होगी। लेकिन पहली रिपोर्ट जनादेश की इस जिम्मेदारी के भाव को लेकर। जनादेश की उम्र को महीना पूरे होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन बीते 27 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जिस रवानगी से हर मुद्दे को लेकर हर मंत्रालय के मंत्री और सचिवों के साथ सीधे संवाद बना रहे हैं, उसने इसके संकेत तो दे ही दिए हैं कि जनादेश की जिम्मेदारी के एहसास में पीएमओ एक नई लकीर खींचना चाहता है। यानी नौकरशाही खुलकर काम करे, मंत्री को जिम्मेदारी का एहसास हो और हर मंत्रालय में मंत्री और सचिव ही चेक एंड बैलेंस बना ले। यानी पीएमओ की नजर हर किसी पर है और हर कोई पीएमओ से सीधे मेल के जरिए संवाद बना सकता है। यानी मंत्री भटका तो सचिव जानकारी देगा और सचिव भटका तो मंत्री है ही। ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री ने अपना नजरिया 3 भाषणों और 2 बैठकों में पिछले दिनों साफ कर दिया। 20 मई को सेंट्रल हॉल के भाषण में गरीब गुरबों का जिक्र किया गया, तो 27 मई को पहली कैबिनेट की बैठक में जनादेश से बड़ी जिम्मेदारी का एहसास अपने मंत्रियों को शुरू में ही करा दिया गया। फिर 4 जून को 79 नौकरशाहों को नई सोच और खुले निर्णय लेने की स्वतंत्रता का एहसास कराया। और परसों ही लोकसभा और राज्यसभा में हाशिए पर पड़े देश के तबकों के दर्द से लेकर राष्ट्रीयता की भावना से राजनीति को ओतप्रोत करने का ककहरा कहा गया। इसका असर जिस तेजी से मंत्रियों और नौकरशाहों पर पड़ा, शायद उसी की वजह है कि मुद्दों को लेकर पहले से तैयारी होनी चाहिए, ये भाव हर किसी में जागने लगा। खामोश रहकर हर मुद्दे को सुलझाने का एहसास जागने लगा है और थ्योरी से इतर प्रैक्टिकल कामकाज हो रहा है, ये बात जनता के बीच जाए यह भी दिखाई देने लगा है। यानी जनादेश की जिम्मेदारी के कवच को पीएमओ ने धारण तो कर लिया, फिर झटके में हर समस्या के समाधान या हर समस्या की वजह भी प्रधानमंत्री से ही जुड़ रही है। जाहिर है ये एक तरह की खतरे की घंटी भी है। यानी कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय क्या करेगा, कब करेगा, इसका दबाव तो सरकार के भीतर पीएमओ ने बना दिया। लेकिन अब असर ये हो चला है कि किसानों को राहत चाहिए तो कृषि मंत्री की जगह प्रधानमंत्री मोदी पर ही सबकी आस टिक गई। महंगाई बढ़ रही है तो खाद्य आपूर्ति मंत्री की जगह प्रधानमंत्री मोदी पर ही सबका भरोसा जाग गया। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं तो पेट्रोलियम मंत्री की जगह प्रधानमंत्री मोदी ही कीमत स्थिर कर सकते हैं। और तो और गंगा स्वच्छ हो, इसका भरोसा भी मंत्री पर नहीं प्रधानमंत्री पर ही है। तो क्या जनादेश के दबाव में प्रधानमंत्री समझ चुके हैं कि परंपरा को बदलते हुए सरकार को रफ्तार देनी है तो जिम्मेदारी सीधे लेनी होगी? या फिर इसका ये मतलब निकाला जाए कि जो बाकी मंत्री और सचिव हैं, अगर वो पारंपरिक तरीके से चलेंगे तो फिर मोदी जिस रफ्तार को चाहते हैं वो पा नहीं पाएंगे। हो जो भी, लेकिन समझना यह भी होगा कि मोदी को मिला जनादेश दरअसल उस गुस्से का प्रतीक है जहां देश में समूचा सिस्टम फेल है।
और सिस्टम ठीक होना चाहिए। ये जनादेश के दबाव में बीते 27 दिनों से सुना तो जा रहा है, लेकिन बदलेगा कैसे, ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि फेल होते सिस्टम की वजह सियासत ही है और पीएमओ उस सियासत से इतर कैसे काम करेगा, हर किसी की नजर अब इसी पर है। हर समाधान प्रधानमंत्री देंगे, हर रास्ता प्रधानमंत्री निकाल देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे, उनकी मदद ली जाएगी, लेकिन उनके भीतर से कोई नए प्रयोग कैसे होंगे, ये सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों के बीच हैं। लेकिन क्या वाकई अच्छे दिन के बीच सवाल उठने लगे हैं? यकीनन उठने लगे हैं। लोगों की बात सुनिए। बढ़ेगी, वो आपको भी पता है, बढ़ेगी। बैटरी लगाओगे तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। और ये लाल विदेशाई जो अफसर बैठे हैं, ये खाते हैं लूट के। गरीब अमीर की दीवार खड़ी करके लूट रही है सरकार। से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा हम लोगों के लिए, खास करके कि हम सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जो भी निर्णय लें हम सब प्रजा के लिए सोचकर निर्णय लें। महंगाई बढ़ेगी और क्या है इसमें, क्या है कि जैसे लोग बाग जो अपना छोटा मोटा घर लेना चाहेंगे, अगर जिसके पास पूंजी थोड़ी सी है, वो कैसे ले पाएंगे जब सरकार रेट इतना बढ़ जाएगा। कि महंगाई की जहाँ तक बात है, हाउस टैक्स जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो उसका नुकसान हम लोगों पे पड़ेगा। क्या करेंगे, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बिजली का दाम बढ़ रहा है, गरीब लोग क्या करेंगे। बिजली के तो दाम बढ़ ही रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है, अभी तक तो कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल गलत है किराया बढ़ना, और किराया पहले ऑलरेडी उन्होंने उससे ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। अब अगर किराया बढ़ता है तो ये बिल्कुल गलत है। किराया बढ़ रहा है, सर्किल रेट बढ़ रहा है, इन सब के बीच हर चीज को लेकर एक भय है। इस भय के बीच रास्ता निकलेगा कैसे? यह रास्ता निकालने की दिशा में जो रफ्तार पकड़ी जा रही है, उस रफ्तार को दिखाई तो हर किसी को दे रहा है, लेकिन रास्ता ये जाता किधर है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। कम बारिश के संकेत भर ने सरकार की नींद उड़ा दी, लेकिन पहली बार सूखे के असर से जनता हैरान परेशान हो प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले ही सक्रिय हो गए। लेकिन ये चिंता जताते हुए जिन मुद्दों को तरजीह दी जा रही है, उससे निपटा कैसे जाए, इसको लेकर अभी तक सिवाय बैठकों से आगे बात कोई गई नहीं। खेती को पानी मिले, अनाज बर्बाद ना हो, सब्जी तक के भंडारण की व्यवस्था हो, जमाखोरी होने ना दी जाए, लोन लिए हुए किसानों पर लोन लौटाने का दबाव ना हो, यानी इस तरीके से दर्जनों मुद्दे हैं जिसका जिक्र आज 7 RCR में हुआ जरूर होगा, जब 4 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठे हों। लेकिन सवाल है, इस देश में पानी बचाया कैसे जाए, खेतों को पानी कैसे मिलता रहे, इसका कोई फार्मूला आज तक किसी सरकार के पास नहीं है। बीज और खाद सब्सिडी से मुक्त कर दिए गए, तो ऐसे में किसान करे क्या? जितनी कीमत अनाज की मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही, तो ऐसे में खेती हो कैसे? FCI के गोदामों में अनाज तक तो रखे नहीं जा पा रहे, ऐसे में सब्जी भंडारण के लिए गोदाम आएंगे कहां से? गोदाम बनाने के लिए जमीन चाहिए और जमीन के लिए भूमि सुधार चाहिए, जो हुआ नहीं है। बिचौलिए व्यापारियों से लेकर राजनेताओं तक की भागीदारी जमाखोरी पर नजर टिकाए रहती है। लोन की माफी बार बार सरकारों ने दी जरूर है, लेकिन रास्ता आज तक इसलिए नहीं निकला क्योंकि राज्यों की भूमिका इन्हीं हालातों की राजनीति पर टिकी है और केंद्र के साथ टकराव पैदा कर भावनात्मक आक्रोश लोगों में महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा पैदा हुआ है। सवाल है, ये सब कुछ बदलेगा कैसे? और प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किल शायद यहीं से शुरू होती है कि वो अपने मंत्रियों के साथ बैठक तो कर सकते हैं या फिर मंत्रालयों के सचिव के साथ उपाय भी खोज सकते हैं, लेकिन उपायों को अकेले लागू नहीं करा सकते क्योंकि राज्यों की भूमिका हर स्तर पर बड़ी है। वजह भी यही है कि जनादेश का दबाव मोदी सरकार पर इस तरह है कि पहली बार राज्यों को राजनीति छोड़ संघीय ढांचे का पाठ भी 2 दिन पहले राज्यसभा के भाषण में प्रधानमंत्री ने पढ़ा ही दिया। लेकिन सवाल यह है कि जनादेश प्रधानमंत्री मोदी को मिला जरूर है, लेकिन वह 31% की सुई से आगे बढ़ा भी नहीं है। इसका मतलब यह है, सियासत की कई लकीरें हैं, इन सभी लकीरों को मिलाएगा कौन? देश का संकट यही है। सिस्टम के आगे सियासत है और सियासत के आगे राजनीतिक दलों की सत्ता पाने की चाहत है, और सत्ता मिलते ही उन सब के बाद मलाई बटोरने की इच्छा है। समाज लोभी है, सब पे नकेल कैसे कसिएगा। लेकिन इन सब के बीच 2 रास्ते हैं, एक तरफ विकास की चकाचौंध है और दूसरी तरफ हाशिए पर पड़े तबकों का दर्द है। जिस तरफ कदम बढ़ाइएगा दोनों स्थिति एक साथ चल नहीं सकती है। गाहे बगाहे इसका जिक्र किसी न किसी रूप में पेट्रोलियम मंत्री ने आज कर ही दिया।
ये जो हर महीने 50 पैसे जो बढ़ रहे हैं, 1 रुपये जो डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जाहिर है महंगाई पर जो इसका असर पड़ रहा है, उस पर कुछ लगाम लगा, क्योंकि देखो मेरे आप कहना कि आप एक समय पे अर्थनीति को पटरी पे दिखना चाहते हो, फिर एक प्रकार सिर्फ स्लोगान और लोक लुभावनी चीज़ों पे जाओगे, दोनों इकट्ठा नहीं होता है। किस चीज़ों बीच बीच में आम जन के हित के लिए कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ता है। तो बढ़ेंगे, मतलब ये अभी तो बढ़ा नहीं है। अभी तो बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो रसोई गैस का जो मामला है, ये भी आया था कि बढ़ाया जाएगा, तो उसमें क्या सरकार सोच रही है? जो रसोई गैस की रेट है वो बरकरार रहेगा। रसोई गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ेगी। संकेत बहुत साफ है, आने वाले वक्त में बुरे दिन का डर तो लोगों के भीतर है। लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि दरअसल इस देश के भीतर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था। पीएमओ एक नए तरीके से रचना रच रहा है। इससे पहले मंत्रियों को यह सुविधा थी, या कहें वो अपने हिसाब से अपने सेक्रेटरीज को रख सकते थे, सचिवों को रख सकते थे, एक पूरा जिसमें 4 गेस्टेड अफसर रहने चाहिए, 12 तक का उनका जो अपना मंत्रिमंडल के बीच ऑफिसर्स होते थे उन्हें रख सकते थे। लेकिन यह पहली बार नजर आ रहा है कि पीएमओ की पैनी नजर हर मंत्रालय पर। रिपोर्ट देखिए। जनादेश की ताकत है या फिर जिम्मेदारी का एहसास कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही मंत्रियों के लिए पिंजड़ा बना दिया है। आलम यह है कि मंत्रियों के सचिव होंगे कौन, इस पर भी प्रधानमंत्री की नजर है। दरअसल इसकी शुरुआत 26 मई को मंत्रियों के शपथ लेते ही हो गई, जब कार्मिक मंत्रालय ने एक अर्जेंट आदेश देकर सभी मंत्रियों के सामने ये जानकारी दे दी, या कहीं दिशा निर्देश दे दिया कि सभी मंत्री ओएसडी, निजी सचिव और निजी सहायक की नियुक्ति में मनमानी न करें और ऐसी नियुक्तियों में नियमों का सख्ती से पालन करें। चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि एक मामले में मंत्री के ओएसडी की नियुक्ति में नियम कानून को ताक पर रखा गया। संकेत बहुत साफ है, कोई मंत्री मनमानी ना करे, कोई मनमर्जी ना करे, अपनों को मलाई वाले पद पर बैठाने की भी ना सोचे। असर इसी का है कि उमा भारती के दफ्तर में निजी सचिव की नियुक्ति हुई ही नहीं है। अस्थायी तौर पर कस्टम सेवा की एक महिला अधिकारी चारुल बरनवाल ही कामकाज देख रही हैं। उमा भारती का निजी सचिव होगा कौन, यह अभी मंत्रालय में किसी को नहीं मालूम। सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है कि वो उमा के साथ गंगा सफाई के लिए किन किन अधिकारियों को लगाने वाले हैं। देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह को मोदी के बाद सरकार में दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, लेकिन मोदी के सामने उनकी कोई ताकत नहीं, क्योंकि राजनाथ के यहां भी निजी सचिव से लेकर पीए तक टेम्पररी ही काम कर रहे हैं। दरअसल राजनाथ सिंह ने शपथ लेने के बाद ही सलमान खुर्शीद के निजी सचिव और यूपी के आईएएस अधिकारी आलोक सिंह को निजी सचिव की कमान संभालने के लिए गृह मंत्रालय बुलाया। 5 बरस तक जिस आलोक सिंह की मनमोहन सरकार में भी चांदी रही, अब उन्हें फिर से मलाईदार कुर्सी मिल गई। लेकिन खबर दिए जाने तक आलोक सिंह की नियुक्ति का आदेश एसीसी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट से आना बाकी है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी की हामी भरने का इंतजार यहां भी हो रहा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने यूं तो अपनी पसंद से आईएएस अधिकारी श्रीनिवास को अपना निजी सचिव रख लिया, लेकिन अभी तक श्रीनिवास की नियुक्ति का आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से आया नहीं है। और तो और मोदी के एक और करीबी रविशंकर प्रसाद हैं, जो इस वक्त दूरसंचार और कानून मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद ने अपनी पसंद के बिहार कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी उदय कुमावत को अपना निजी सचिव रखा है। कुमावत साहब ने मंत्रालय में बैठना भी शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक इनका भी आदेश कार्मिक मंत्रालय के कार्यालय से निकलने का इंतजार हो रहा है। दरअसल ये स्थिति कमोवेश हर मंत्री की है। सवाल 2 पैदा होते हैं। पहला, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि उनकी सरकार की छवि भ्रष्टाचार और विवादों से परे हो, इसलिए उनकी पैनी नजर है, या फिर दूसरा, सिर्फ पीएमओ की पैनी नजर रहे और हर मंत्रालय में किसी मंत्री की ना चले। दरअसल इस हालात ने 2 सवाल पैदा कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या एक तरफ चाहते हैं कि उनकी सरकार की छवि भ्रष्टाचार और विवादों से दूर रहे, या फिर दूसरा मसला कि नजर पैनी रहे, हर मंत्रालय पर नजर सीधी हो, कोई मंत्री मनमाफिक कोई काम ना कर सके। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।